हे फ्रेंड्स, सो आज हम अगेन एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको लेकर के आए हैं। मार्च और अप्रैल, जनवरी और फरवरी मंथ का पहले ही हो गया। मार्च और अप्रैल में हम लोग ये कंटेंट कर रहे हैं और मार्च और अप्रैल के सारे कंटेंट आपको बीपीएससी 71st बूस्टर सीरीज के रूप में यहाँ पे दिखने वाले हैं। सबसे पहले जब भी हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यूनाइटेड नेशंस की जो एक्टिविटी होती हैं उनमें कई बार यूनाइटेड नेशंस जो हैं एक पर्टिकुलर मुद्दे पे किसी एक पर्टिकुलर ईयर को या एक से अधिक मुद्दे पे एक ईयर को डेजिग्नेट करता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत मैंने यहीं से की है। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। ये बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था और इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज इंडिया मिलेट के प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 है। अगेन अब हम 2025 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 2025 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। 2025 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर, सो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। 2025 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम एंड साइंस टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये आपको एकदम ही याद होना चाहिए। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। 2025 से आगे अगर देखें तो 2026 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट ये है। सो पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल रेयरिंग करते हैं। सो 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ध्यान रखना है। 25 और 26 में कंफ्यूज नहीं होना है। 2026 ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर भी है। सो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो ईयर डेजिग्नेशन है जिसे आपको याद रखना है। सो अब हम लोग आते हैं और एक एक करके कंटेंट देखते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सबसे पहला कंटेंट है फर्स्ट नेशनल सर्वे ऑफ रिवर डॉल्फिन। एक तो पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया ये फर्स्ट है और फर्स्ट है तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। सर्वे में क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आए सर्वे में? सर्वे वॉज कंडक्टेड अक्रॉस 8 स्टेट, ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम एंड पंजाब। रिपोर्ट 3 मार्च को रिलीज हुई थी और जो टोटल डॉल्फिन की संख्या है, आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये है 6327, जो कि 3 रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंदस रिवर में पाया गया है। अगर स्टेट वाइज काउंट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार का 2220, ये आपको याद रहना ही चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि बिहार जो है वो 2nd नंबर पे है और जो सबसे पहला नंबर है वो है उत्तर प्रदेश का, जिसमें 2397 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अरेंजमेंट भी आ सकता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, आपको कम से कम ये टॉप 3 ज़रूर याद रहने चाहिए। सो अगेन इसी के बारे में ये यहाँ पे आपको पेपर कटिंग्स मैंने डाल रखे हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज में कितने हैं, ब्यास रिवर में कितने हैं, रिवर वाइज पूछने के चांसेस बहुत कम है, तो आपको उसे बेसिकली बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलास लाइन, और ये जो वलास लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बायो जोग्राफिकल बाउंड्री है। सो ये जोग्राफी में इस लाइन का, और कई बार जब एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ते काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या नाम था? सो इसका नाम रखा गया अल्फ्रेड रसल वालेस के द्वारा। जो अल्फ्रेड रसल वालेस हैं, ये 19th सेंचुरी में एक लाइन आइडेंटिफाई करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन। ये बोलते हैं ऐसा कोई लाइन बना, फिजिकल लाइन नहीं है, एक इकोलॉजिकल डिवाइड है एशिया और ऑस्ट्रेलिशियन स्पीशीज में। ऐसा माना जाता है कि बाली और लोम्बॉक, जो कि नॉर्थ ऑफ बोर्नियो और सुलावेसी, सो आप देख सकते हैं ये सुलावेसी आइलैंड है, ये बोर्नियो आइलैंड है, इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं ये सब। इनके बीच में हम क्या देखते हैं, इनके बीचों बीच, जो कि अभी आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, इनको बीचों बीच एक लाइन रन करता है, एक इनविजिबल सा लाइन रन करता है। और ये लाइन ऐसा मानो कि यहाँ की जो स्पेशीज है इस एरिया में, यहाँ जो ओशन, ये जो ओशन है, इस ओशन में जो स्पेशीज हैं उनको डिवाइड करता है। एक तरह का इमेजिनरी डिवाइड आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर लाइन में। तो ऐसा माना जाता है कि इधर के स्पेशीज कुछ अलग होते हैं और इधर के स्पेशीज अलग होते हैं और ये आपस में इंटरैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते हुए देखे गए हैं। तो ऐसी थियरी
अल्फ्रेड रसल वैलेस के द्वारा दी गई थी और इसे हम वैलेस लाइन कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे केवल पूछा जाएगा वैलेस लाइन कहाँ पे है, तो ये एरिया और जो इंडोनेशिया का ये बाली और लोम्बॉक आइलैंड है और ऊपर में बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड है। आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अगेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कवर था, वो था अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली में। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे VK सक्सेना वो इसको इनॉग्रेट करते हैं। डेवलप्ड अंडर यमुना फ्लड प्लेन रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। ये जॉइंट प्रोजेक्ट रहा है एक्सक्यूज मी DDA का और CSIR का, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने भी इसमें कंट्रीब्यूट करा। एम्स टू इम्प्रूव अर्बन बायोडाइवर्सिटी एंड एयर क्वालिटी। सो दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खोजा गया है, कौन से सिटी में खोला गया है। नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड 58th टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर ऐसे भी इंपॉर्टेंट इस बार हो जाता है बिकॉज हम लोगों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, अभी मैं आगे इस पे आऊँगा एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो इसलिए भी टाइगर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनाउंसमेंट कब हुआ? 9 मार्च 2025 को। कहाँ है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट। करंटली हैज़ 5 टाइगर्स, इसमें 5 टाइगर्स हैं फिलहाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इंडिया टाइगर रिजर्व स्पैन्स फॉर 82,836 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस 18 स्टेट, और इंडिया के पास टोटल 3,682 टाइगर्स हैं। ओवर 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माधव टाइगर रिजर्व। अब हम ग्लोबल फॉरेस्ट विजन की भी बात कर लें। ग्लोबल फॉरेस्ट विजन 2025 का रिपोर्ट रिलीज हुआ 19 मार्च 2025 को। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट जो है ये डाला गया, जिसमें बेसिकली UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और क्लाइमेट लैंड यूज अलायंस जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। 2023 में फॉरेस्ट का लॉस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आया। 2023 में फॉरेस्ट का लॉस होता है 6.37 मिलियन हेक्टेयर ग्लोबली फॉरेस्ट जाता है। और ये जो है 9 सॉसर फील्ड, जो फुटबॉल फील्ड है, 9 फुटबॉल फील्ड के 9 मिलियन फुटबॉल फील्ड के बराबर है। की ड्राइवर्स क्या है? डिमांड फॉर पाम ऑयल, सोया, बीफ, टिम्बर, इन सब के लिए फॉरेस्ट के एरिया को हम लोगों ने इंक्रोच करा। अर्ज एक्शन बिफोर COP30 जो ब्राज़ील में नवंबर 2025 में होने वाला है, उसके पहले कुछ एक्शन, कुछ रिकमेंडेशन बताया गया। कौन कौन से रिकमेंडेशन ये है कि डिफॉरेस्टेशन और फ्री ट्रेड लॉ होने चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स ऐसी एक्टिविटी कर सकें जो बेसिकली जो है उन्हें फॉरेस्ट को ख़राब करने में बेसिकली या फॉरेस्ट के को लेकर के एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जो है फार्मर्स बढ़ सके। मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 रिकमेंडेशन थी ग्लोबल फॉरेस्ट विजन 2025 में बताया गया। सो इट कॉल फॉर एन अर्जेंट एक्शन। सो फॉरेस्ट लॉस के बारे में, ट्रेड एंड डिफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इन सब के बारे में ये कहा गया है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 लाया है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, तो एक तो सवाल यही बन जाता है कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। इसमें CO2 लेवल के बारे में बताया गया कि 420 ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, हाईएस्ट है लगभग 8 लाख साल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीथेन CH4 जो है वो भी 1923 ppb है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल का 226% है। नाइट्रस ऑक्साइड अगर हम बात करें तो 335.8 ppb है, जो कि 124% है अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें। इनफैक्ट 2024 जो है वो 175 साल में सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कौन सा साल सबसे गर्म रहा। क्रॉस्ड 1.5 थ्रेशोल्ड। पेरिस एग्रीमेंट का जो एनुअल थ्रेशोल्ड था उसको पहली बार क्रॉस किया गया 2024 में। ओशन वार्मिंग, ये हाईएस्ट ओशन हीट कंटेंट एवर रिकॉर्डेड। सी लेवल राइज की, इनफैक्ट आपको मैंने बताया था कि जो 2025 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स भी है। सो यहाँ पे ये ग्लेशियर्स का जो रिट्रीट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और UN इसको वॉच करता है। फिर साथ ही साथ हम देखें अंटार्कटिका सी आइस सेकेंड लोएस्ट एक्सटेंट रिकॉर्डेड। ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है स्पेशली इंडियन और पैसिफिक ओशन में। क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट है 2008 के बाद बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिकली एक खीरगंगा वैली है जो कि उत्तराखंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट वैली है, बहुत खूबसूरत वैली है। वहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक लैंडस्लाइड होता है। ग्लेशियर लॉस 2022 से 23 में लार्जेस्ट 3 ईयर मास बैलेंस लॉस देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पोर्शन है अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, दैट इज न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एमपी, मध्य प्रदेश में, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। डिक्लेयर्ड ऑन अहेड ऑफ भीमराव अंबेडकर 134 बर्थडे, इस बार हम लोगों ने 134 बर्थडे उनका सेलिब्रेट करा। फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ सागर फॉरेस्ट डिवीजन इंक्लूड बंदा एंड सागर तहसील में ये कवर होता है, ये उतने एरिया को कवर करता है। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर मध्य प्रदेश की केवल बात करें तो 25 है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रमोट करेगा कंजर्वेशन और इको टूरिज्म इंडिया में। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इंडिया बिकम हेडक्वार्टर फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी चर्चा मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी की थी, थोड़ा सा और इसमें डिटेल देख लेते हैं। फॉर्मर एग्रीमेंट साइन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट IBCA का होने वाला है इंडिया में, दैट इज दिल्ली में होने वाला है। IBC फोकस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, याद रखना है। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा, पार्ट्स ऑफ इंडियन ग्लोबल लीडरशिप इन वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी एंड बिग कैट कंजर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिक्योर प्रोजेक्ट। अब ये सिक्योर प्रोजेक्ट क्या है भाई, नाम से ही सी के बारे में आपको कुछ ध्यान में रखना है, सी के बारे में चिंता हो रही है इस प्रोजेक्ट में। लोकेशन कहाँ है, साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड में, फंडेड बाय यूके गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्लोर ओशन बेस्ड कार्बन कैप्चर टू फ्लाइट क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बहुत बढ़ गया है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज ओशन में किया जा सकता है, इसके बारे में ये किया जा रहा है। एक्सट्रैक्ट कार्बन फ्रॉम सी वाटर, pump water back into sea which can then absorb more atmospheric carbon। सो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले तो कार्बन लिया जाता है सी वाटर से और उसके बाद और भी अधिक कार्बन को पंप किया जाता है ताकि कार्बन स्टोरेज क्रिएट कर सके। फास्ट ऑफ ग्लोबल इनोवेशन फॉर कॉस्ट इफेक्टिव कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी, जिसको अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है, या जिसको हम कार्बन को सेविंग, इसको कार्बन सेविंग भी जनरल में कह सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम जमीन के अंदर या ओशन के अंदर फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एट 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग। आपको बस ये जानना है ये हुआ कहाँ था, ब्राज़ील में हुआ था। इंडिया ने इस मीटिंग में कहा कि ब्रिक्स नेशन को कलेक्टिव क्लाइमेट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज क्लाइमेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ऑन अचीविंग 2013 क्लाइमेट एजेंडा थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ग्रीन फाइनेंस। सो अगेन इसमें ये जानना कि ये कहाँ हुआ था काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगेन बाकू टू बेलेम रोड मैप क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने इसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो ये लॉन्च कब हुआ, बाकू जो कॉप मीटिंग हुई थी कॉप 29 बाकू अजरबैजान में और कॉप 30 बेलेम ब्राज़ील में होने वाला है। सो हम क्या देख रहे हैं कि गोल क्या है, मोबिलाइजिंग US 1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2025 टू सपोर्ट डेवलप्ड कंट्री नेशनली डिटरमाइन गोल कंट्रीब्यूशन। जो NDCs हैं, जो टारगेट बनाए गए हैं, इसमें जो डेवलपिंग कंट्री उन्हें मदद की जरूरत है और इसलिए एक फंड क्रिएट होना चाहिए जिससे $1.3 ट्रिलियन का फंड होना चाहिए जो बाय 2025 तक सपोर्ट करे डेवलपिंग कंट्रीज को। ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन। हमेशा इसमें हम इंडिया बात किया, इंडिया का एक कंसेप्ट है जिसको हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप लोग पढ़ लें और इस इक्विटी पे इंडिया काम कर रहा है। एड्रेसिंग फाइनेंशियल गैप इन क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, एक्सपेक्ट फाइनलाइजेशन एट कॉप 30 नवंबर जो 2025 में होने वाला है कि ये फाइनल हो जाएगा। जो बाकू टू बिलेम रोड मैप है ये फाइनल हो जाएगा और इसको लीड कौन कर रहा है, UNFCCC कॉप प्रेसिडेंसीज ऑफ अजरबैजान और ब्राजील। सो इन दोनों के द्वारा जो है, इसलिए कॉप 29 और कॉप 30 फ्रॉम बाकू टू बेलेम जो है ये एक रोड मैप बेसिकली कंट्रीब्यूट, इंडिया काफी एक्टिवली इसमें काम कर रहा है। सो इट इज अबाउट द क्लाइमेट फाइनेंस टू कॉप 13 रोड मैप। नाउ जो आज का लास्ट सेक्शन है वो है ग्रीन ग्रैबिंग के बारे में और ये हमेशा न्यूज में रहा इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसके टर्म में, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके संदर्भ में ये बात कही जा रही है, तो असम सोलर पार्क जो है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंडेड था, उन्हें कोई ज़मीन एक्वायर करना था और जब ज़मीन वैसे एरिया में हम एक्वायर करें जहाँ पे खेती हो रही है उसे ग्रीन ग्रैबिंग। लोकल कम्युनिटीज प्रोटेस्ट अगेन अलेज ग्रीन ग्रैबिंग। ग्रीन ग्रैबिंग क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ इंडिजीनियस और कम्युनिटी लैंड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट लाइक सोलर पार्क, एफॉरेस्ट्रेशन और कार्बन ऑफ। ग्रीन हमेशा एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये कहते क्या है कि भैया हम ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं
और ज़मीन हम क्यों एक्वायर कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, तो इसीलिए इसको ग्रीन ग्रैबिंग कहा जाता है। ये टर्म जॉन विडाल के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जर्नलिस्ट रहे हैं, गार्जियन के काफ़ी फेमस इंटरनेशनल पेपर रही है ये। सो ये इसके जर्नलिस्ट रहे, इन्होंने ही ये टर्म कॉइन किया था। निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है ग्रीन ग्रैबिंग का? जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है वो डिस्प्लेस होती है, लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी डिस्प्लेस का को क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और लॉस ऑफ ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज होता है। सो दिस इज अबाउट ग्रीन ग्रैबिंग एंड दिस इज अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन, जो करंट अफेयर्स में आपको 2 मंथ मार्च और अप्रैल में आता है। हम नेक्स्ट मंथ की मतलब मई और जून के करंट अफेयर्स को कल के क्लास में अपलोड करेंगे। सो दैट इज इट, थैंक यू। आशा है कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे।